मेरा बेटा पागल था। उसकी शादी मैंने एक गरीब घर की लड़की से करवा दी जो अनाथ थी। मैं उस लड़की का बहुत ख्याल रखती और मोहब्बत से रखती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पागल बेटा रात भर उसे तकलीफ देता है। मगर वह इतनी सीधी लड़की थी कि उफ तक न करती। अब वह प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं उसे दरवाज़ा बंद करके अपने साथ सुलाने लगी। एक रात आँख खुली तो मुझे बहू कहीं नजर नहीं आई। मैं भागती हुई बेटे के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहू तो। यह कदम मैंने बड़ी मजबूरी में उठाया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं अपने घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, मगर मेरी बड़ी बहू ने तो मुझे एक ऐसी बात बता दी कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वह अपनी 3 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वह अपनी तीखी नज़रों से मुझे देख रही थी और बोली, आज आ जाए मेरा पति। मैंने कौशल से कहना है कि हम यह घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना है इस घर में जहाँ आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, क्यों, क्या हो गया निशी? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। वह कहने लगी, पूछे मेरी 3 साल की बेटी से इसका पागल चाचा उसे क्या कह रहा था। पीहू ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं उससे बोली, भगवान के वास्ते निशी, ये घर छोड़कर मत जाना। मैं संतोष के लिए कोई इंतजाम कर दूंगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर मत करो। वह तो पहले ही होशो आवाज से बेगाना है, और अगर अब तू कौशल को लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल तनहा रह जाऊंगी। देखो निशी, तुम फिर प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे घर भी औलाद आने वाली है। भगवान न करे कि कभी तुम्हारे घर संतोष जैसा बच्चा पैदा हो। तुम कभी इस तकलीफ से ना गुजरो जिससे मैं सुबह शाम गुजर रही हूँ। मेरी बात सुनकर वह डर गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी मौका दे देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी में कीजिएगा, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। अब मैंने यह सोचा था कि संतोष वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और इस सारे मसले का हल सिर्फ यही निकला था कि मुझे संतोष की शादी कर देना चाहिए। मगर मैं उसके लिए बीवी कहाँ से ढूंढ कर लाती? एक पागल लड़के को अपनी बेटी कौन देता? अगले दिन सुबह जब मैं कमरे से निकली तो निशी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है निशी, क्या हुआ है? वह बोली, आपने संतोष का क्या सोचा? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? निशी कहने लगी, बेहतर तो यही है कि उस पागल को पागल खाने भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची है, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में एक पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, मैंने संतोष का सोच लिया है। मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं भेजूंगी। अगर संतोष के ठीक होने के चांसेस होते तो मैं यह कड़वा घूंट भर लेती, मगर डॉक्टर ने कहा है कि उसकी यह बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। तो फिर मैं अपनी कोख से जन्मे बच्चे को खुद से कैसे दूर कर दूं? मैं अपने संतोष की शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ताली पीटकर हंसने लगी थी। वह बोली, कर लो बात, एक पागल से कौन करेगा शादी? मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया था। मैं बोली, मेरा पति करोड़ों की जायदाद छोड़कर गया है अपने बच्चों के लिए। अगर संतोष से कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए बीवी खरीद कर ले आऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खामोश हो गई थी। मैं सब कुछ समझती थी कि निशी यह सब क्यों कर रही थी। वह सिर्फ यह चाहती थी कि संतोष को जल्द से जल्द रास्ते से हटाकर वह सारी जायदाद अपने पति के नाम करवा ले, और फिर सारी जायदाद आज बेचकर वह यह वतन छोड़कर विदेश शिफ्ट हो जाए। वह जब से मेरे घर में ब्याह कर आई थी उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि कौशल, हम विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वह मानता नहीं था। एक तो संतोष बीमार था और दूसरा मैं भी थी। अब वह सारी जायदाद बेचकर जा तो नहीं सकता था। दोनों भाई बराबर की जायदाद के हकदार थे। निशी चाहती थी कि संतोष पागल खाने चला जाए और फिर सब कुछ उसके पति के हाथ लग जाए। खैर, अब मैंने यह भी सोच लिया था कि मैं किसी तरह भी निशी को उसकी चालाकियों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने सोचा था कि संतोष की शादी कर दूंगी। चलो, किसी गरीब लड़की का भला ही हो जाएगा, क्योंकि इस जायदाद पर तो
इस बदतमीज निशी को ऐश करना है। किसी गरीब घर की लड़की लाकर कुछ दिन आराम की जिंदगी बसर कर लेगी। इस मामले में मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। शाम को मैंने अपनी कामवाली से कह दिया था कि मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए। मैं संतोष की शादी करना चाहती हूँ। मेरी नौकरानी भी हैरान हो गई। वह कहने लगी, दीदी आपको क्या हुआ है? आपको तो पता है कि संतोष साहब ठीक नहीं है, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? मैं बोली, मुझे पता है कि गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी तो अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर कर देती है। तुम बस ऐसा करो कि अपने जानने वाले घरों में यह बात पहुंचा दो कि मालकिन का बेटा पागल है जिसकी वह शादी करना चाहती हैं। उसने हामी भर ली थी। 3-4 रोज गुजरे थे कि मेरी नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। वह कहने लगी, दीदी आप तो बड़ी दूरदर्शी निकली हैं। मैं बोली, वह कैसे? तो नौकरानी ने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है, अब वह अपनी अनाथ बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा पागल है, तो वह कहने लगी, मुझे मंजूर है। कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी तो सुकून की मिलेगी। यहाँ तो वह सुबह शाम अपने भाइयों के जूते साफ करती है और अपनी भाभीियों के ताने खाती है, तब कहीं जाकर उसको 2 रोटी मिलती है। मैं यह बात सुनकर उस बच्ची के लिए परेशान हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तो मुझे आज शाम उनके घर पर लेकर चलो। नौकरानी ने पहले ही लड़की वालों को खबर दी थी। शाम में मैं घर में किसी को भी बताए बगैर नौकरानी के साथ निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए थे। मैं तो यह देखकर दंग रह गई थी कि इस तरह की तंग जगह पर लोग कैसे गुजारा करते हैं। छोटा सा घर था जिसमें छोटे छोटे 2 कमरे बने हुए थे। मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया था। मैंने लड़की की माँ से बातचीत करना शुरू किया कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए बीवी की तलाश है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दौलत, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा आपकी बेटी को। बस ये है कि मेरे बेटे को कोई साथी मिल जाए तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में तन्हा नहीं है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। औलाद के गम से और उसकी तकलीफ से बड़ा कोई गम नहीं है। मैंने कहा, आप अपनी बेटी को लेकर आए। जब अनामिका को मेरे सामने लाया गया तो मैं यह देखकर दंग रह गई थी कि वह कितनी खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी बहुत कम थी, यही कोई 20-21 वर्ष की होगी। उसके चेहरे से ही मासूमियत टपकती थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वह थोड़ी देर मेरे पास बैठी और फिर उठकर चली गई थी। फिर अनामिका के दोनों भाई आकर बैठ गए थे। वह कहने लगे कि आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है। तो वह कहने लगे, ठीक है, हमारी बहन कम उम्र है और खूबसूरत भी है। हम ऐसे कैसे आपके पागल बेटे के लिए अपनी बहन का रिश्ता दे दे। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई थी और बोली थी कि आपकी मर्जी नहीं है। तो अनामिका का बड़ा भाई कहने लगा, मैं अभी बाहर गली से गुजर कर आया हूँ। बाहर आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी है जिससे आपकी हैसियत का बखूबी पता चलता है। तो क्या आप लोग मेरी प्यारी सी बहन को यूं ही ले जाएंगे? मैं बोली, आपको क्या चाहिए? अनामिका का छोटा भाई बोला, आप हर महीने हमें कुछ रकम दे दिया करें, क्योंकि मम्मी बीमार रहती हैं और हम दोनों भाई भी कोई खास कमाते नहीं हैं। चलो मम्मी के लिए दवाई ही हो जाया करेगी। मैं बोली, हाँ जी बताए, कितनी रकम चाहिए? तो अनामिका का बड़ा भाई कहने लगा, हर महीने 20,000 रुपये दे दिया करें। इसके अलावा अनामिका के हक में 50 लाख रुपए और एक गाड़ी और एक घर भी हो जाए तो बेहतर है। घर अनामिका का होगा मगर उसमें हम रहेंगे। मैंने उनकी यह सारी बातें मान ली थी। मैंने कहा, मुझे हर बात मंजूर है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। वह दोनों भाई हैरान रह गए थे। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, अगर आप हमें किसी कारोबार में अच्छी सी नौकरी दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, ठीक है, आपका यह काम भी हो जाएगा। मैं अगले इतवार को आकर अपनी बहू को ले जाऊंगी। वह दोनों बहुत खुश हो गए थे। उनके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन दोनों के जाने के बाद अनामिका की माँ कहने लगी, बहन माफ़ कर दीजिए, मुझे तो किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, मगर यह मेरे बेटे हैं। इनको तो मेरी बेटी
सोने की मुर्गी लगती है। अगर इनके पास रहे तो सोने के अंडे दे, और अगर बाहर चली जाए तो सोने के भाव बेच दिया जाए। ये घर में तो वह उससे अपनी बीवियों के काम करवाते थे। अब जब बहन चली जाएगी तो उसके जरिए इससे पैसे खाएंगे। उन दोनों ने तो अनामिका को बेच दिया है। इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें। मुझे पता है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। अनामिका की माँ इस बात पर खामोश हो गई। मैंने घर जाकर कौशल को बताया कि मैं संतोष की शादी करने वाली हूँ, तो वह भी हैरान रह गया था। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? तो मैंने उससे कहा, हमारे घर की नौकरानी ने ये रिश्ता बताया था, और मैंने उससे कहा, लड़की की माँ इस रिश्ते के लिए मान भी गई है। लड़की बहुत प्यारी है और कम उम्र भी है, संतोष को खुश रखेगी। तो कौशल कहने लगा, मम्मी, वह लड़की तो संतोष को खुश रखेगी, मगर लड़की का क्या होगा? क्या उसको संतोष खुश रख पाएगा? ये वही सवाल था जिससे मैं बहुत खौफ खाती थी। मैं खामोश हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैं जान गई थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सिंपल से शादी हुई और मैं अनामिका को विदा करके अपने घर ले आई थी। वह बड़ी खामोश सी लड़की थी, नजरें झुकाकर बैठी थी। मैं उसको संतोष के कमरे में छोड़कर जाने लगी तो उसने खौफ भरी निगाहों से मुझे देखा था और कहा, मम्मी, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? उसके सवाल पर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं संतोष को जानती थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मैं अपने कमरे में आ गई और सारी रात आंखों ही आंखों में बीत गई थी। सुबह मैं उठकर संतोष के कमरे में गई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि नई नवेली दुल्हन का चेहरा लाल था। मैं बोली, ये सब क्या है अनामिका? तो उसने रोते हुए संतोष की तरफ इशारा कर दिया था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने उसको दिलासा दिया और कहा, फिक्र न करो, संतोष ठीक हो जाएगा। मेरा संतोष ऐसा नहीं है। तो उस लड़की ने सर हिला दिया था। फिर वह किचन में चली गई। अब घर भर के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने उसको रोक लिया था। मैंने कहा, ये काम तुम्हारे करने के नहीं हैं। घर में नौकरानियां हैं, वही ये सब काम करेंगी। तुम बस आराम करोगी, खाओगी, पियोगी। अनामिका मुस्कुराई थी। अभी घंटा भर ही गुजरा था कि अनामिका की दोनों भाभियां हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़कर हमारे घर पर मौजूद हुई थी। वह बड़ी हसरत से घर को चारों तरफ से देख रही थी। मैं तो बड़ी घबरा गई थी कि अगर उन्होंने अनामिका के चेहरे की तरफ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मगर हैरत तो मुझे तब हुई थी जब उन्होंने एक बार भी अनामिका से उसके चेहरे के बारे में नहीं पूछा था। उन्हें तो बस अपना लालच ही खाया जा रहा था। बड़ी भाभी अनामिका के कान में घुसकर कह रही थी, तुम्हारी सास हमें नाश्ता लाने पर क्या तोहफा देगी? मैं सब बातें सुन चुकी थी, मगर मैंने यही जाहिर किया कि मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। खैर, जब वह दोनों जाने लगी तो मैंने लिफाफे में कुछ पैसे रखकर उन्हें दे दिए। मुझे पता था वह इसी में बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी बड़ी बहू निशी मुझसे कहने लगी, मम्मी, आपको मैंने कहा था ना कि संतोष की शादी ना करे। अब रोज इस लड़की का यही हाल हुआ करेगा। कौशल भी बोल रहा था कि मम्मी, आपने संतोष की शादी करके अच्छा नहीं किया। तभी अनामिका बोली, आप दोनों मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहो। वह जैसा भी है मेरा पति है। मैं अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर जहाँ वो दोनों हैरान रह गए थे, वहाँ मैं भी हैरान रह गई थी। अब तो यह रोज का ही रूटीन बन गया था। हर सुबह जब मैं कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर रात की तकलीफ साफ दिखाई देती थी। मैंने एक दो बार संतोष को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा था कि अगर तुम अपनी बीवी को मारोगे तो वह घर छोड़कर चली जाएगी, तुम फिर से तनहा रह जाओगे। तो संतोष बहुत गुस्से में आ जाता। वह चीजें उठा उठा कर पटकने लगता था और कहता था कि कोई उसको लेकर नहीं जा सकता। मैं संतोष से कहती कि तुम्हारे गुस्से से डरकर भाग जाएगी तुम्हारी बीवी। तो संतोष कानों को हाथ लगाकर सॉरी सॉरी करता, मगर उसके रवैया में किसी किस्म की कोई बदलाव नहीं आ रही थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं अनामिका घर छोड़कर न चली जाए। इसलिए जब जब संतोष अनामिका पर हाथ उठाता था, मैं उसके घर वालों के लिए भारी भरकम तोहफा भिजवा देती थी। कभी फ्रिज ले लिया तो कभी टीवी दे दिया।
यहाँ तक कि मैंने उनके घर में एसी तक लगवा दिया था। ये सब मैं इसलिए कर रही थी कि अगर अनामिका अपने घर वापस जाना भी चाहे तो उसकी लालची भाभियाँ उसे मेरे पास ही रहने पर मजबूर कर दे। अनामिका खामोश रहती थी, लेकिन वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है अनामिका? तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, मम्मी मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है। मैं आपको बता नहीं पाती थी कि आप ये ना कहें कि इसके घर वालों ने मरीज लड़की हमारे पल्ले डाल दी है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ आ रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। अनामिका की बात सुनकर मुझे कुछ शक हुआ था। मैं बोली, संतोष तुम्हारे पास कभी आया था क्या? तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लगता है कि तुम पेट से हो। मैं अनामिका को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगी तो वह बोली, मम्मी मैं अपनी भाभीियों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी भाभी हमेशा एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाती थी और मैंने सोचा था कि जब कभी मुझे ऐसी कोई खबर मिलेगी तो मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मैं मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से भी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इस बात की तुम फिक्र न करो। तो मेरी बात सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, मम्मी जी यह मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। अगर आप मान लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा कि बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा। क्या पता भगवान मुझसे राजी हो जाए और सच में ये खबर मुझे मिल जाए कि मेरी बहू हमारे घर का वारिस देने वाली है। मैं अनामिका को डॉक्टर के पास ले गई तो उसने इस खबर को कन्फर्म कर दिया था। वह कहने लगी, यह बात सच है कि अनामिका प्रेग्नेंट है। फिर तो यही हुआ था कि मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मैं खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी बहू का माथा चूमा। मैं बोली, अनामिका तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम मेरे घर का वारिस पैदा करने वाली हो। अब संतोष के हिस्से की सारी जायदाद मैं अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं किसी ऐसे इंसान को बेटे के हिस्से पर ऐश नहीं करने दूंगी जो उसे पागल खाने भिजवाना चाहता था। अनामिका ने सर हिला दिया था। उसने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहा था। मेरी बहू को तो न पैसे का लालच था और न ही जायदाद का। वह तो बड़ी सीधी सादी सी लड़की थी। यह तो उसके घर वाले थे जो उसे कैश करवा रहे थे। अनामिका को इस दुनिया में सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के साथ लगाव था, मगर संतोष अभी उस पर हाथ उठाता था। मैं इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहती थी कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। इसका हल मैंने यह निकाला था कि मैं अनामिका को अपने कमरे में लिटाने लगी थी। मैंने उससे कहा था कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रहोगी। इस बात पर संतोष ने बहुत हंगामा किया था, मगर मैं उसकी सुनने वाली नहीं थी। मैं अपनी बात पर पक्की रही थी और आहिस्ता आहिस्ता संतोष को भी सब्र आ ही गया था। एक दिन अनामिका बड़ी परेशान सी बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, क्या बात है अनामिका? अनामिका ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिया और बोली, कुछ नहीं। मैंने जब बार बार पूछा तो अनामिका बोली, निशी भाभी मुझे कह रही थी कि तुम अपने बच्चे को गिरा दो। पागल आदमी का बच्चा ही पागल होगा। इतना कहकर अनामिका फूट फूट कर रो रही थी और मेरे गले लग गई थी। मैं बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र न करो। निशी तो तुमसे जलती है क्योंकि उससे पहले तुम घर का वारिस पैदा करने जा रही हो। मैंने अनामिका को बहुत दिलासे दिए थे, मगर मेरा अपना दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे निशी से बहुत खतरा महसूस होता था। यही डर लगा रहता था कि निशी अनामिका के बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। मैंने घर में हुक्म दे दिया था कि निशी के सामने अनामिका का खाना भी नहीं पकेगा। छुप छुपाकर खाना अनामिका के कमरे में भेज दिया जाएगा। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मैंने इसका यह हल निकाला कि मैं संतोष की सारी जायदाद पहले से ही अनामिका के नाम कर दूं। तो निशी इसीलिए अनामिका के बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी ना, कि अगर वारिस पैदा हो गया तो जायदाद तो उनके हाथ से निकल जाएगी। मैंने पहले ही संतोष की जायदाद निशी से कोसों दूर कर दी थी ताकि अब उसका ध्यान बच्चे की तरफ ना जाए। मैंने वकील से यह तक लिखवा दिया था कि अगर अनामिका को कुछ हो गया तो यह जायदाद अनाथालय को दे दी जाए। इस फैसले के बाद कहीं जाकर मैं इत्मीनान हुई थी। आज बहुत अरसे के बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। मैं खूब सोई थी, मगर रात के आखिरी पहर अचानक से मेरी आँख खुल गई थी। मैं उठ बैठी, मगर यह देखकर दंग रह गई थी कि अनामिका तो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैं बड़ी घबरा गई
कि वह बच्ची कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठ गई, कमरे से बाहर निकल आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर हल्की सी रोशनी छत के ऊपर बने संतोष के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गई थी। संतोष के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अनामिका कुछ ऐसा भी कर सकती है। आज उसने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी थी। अब इस बात का अंदाजा तो मुझे बाखूबी हो गया था कि अनामिका मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही है। मैं उस वक्त अपनी बहू से कुछ भी ना कह सकी थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे वापस आ जाने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में क्या मामला हुआ। सुबह होने से पहले अनामिका कमरे में वापस आ चुकी थी, मगर मैं तो सोती रह गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो अनामिका को बहुत उदास पाया था। उसका चेहरा लाल निशान से भरा पड़ा था। मैं बोली, अनामिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो वह रोने लगी और बोली, मम्मी, रात जब आप सो गई थी तब संतोष आपके कमरे में आया था और मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। मैं संतोष के साथ जब उसके कमरे में गई तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने कहा, तुम क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने मना किया था तो वह बोली, मम्मी, मैं संतोष की बात को रद्द नहीं कर सकती थी। वह मेरे लिए बहुत प्यारा है। अगर हालात कुछ और होते तो मैं अनामिका की बातें सुनकर उसकी बलाई लेती, मगर अब मैं सारी हकीकत जान गई थी। बस मैं वक्त आने पर ही सब कुछ खोलना चाहती थी। अभी मैं ये नहीं चाहती थी कि अनामिका परेशान हो और मेरे होने वाले पोते की सेहत पर बुरा असर पड़े। हम सबने मिलकर नाश्ता किया था। बातें करते करते ही मुझे नींद आने लगी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं ना जाने कितनी देर सोती रहती, जब मेरी आंख बाहर से आने वाले शोर को सुनकर खुली थी। मैं बाहर निकली तो एक अजीब मंजर मेरे सामने था। मेरा बेटा कौशल मेरे सामने खड़ा कह रहा था, मम्मी, आपकी बहू हमारी अलमारियों में बंद तमाम जेवरात ले गई है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर ढह गई थी। फिर बड़ी हिम्मत करके मैं संतोष के कमरे में गई। वहाँ टेबल पर डाइवोर्स पेपर पड़ा हुआ था। नीचे एक कागज भी पड़ा था जिस पर लिखा था, आंटी, आप एक अच्छी औरत है, इसलिए आपको सब कुछ सच बता रही हूँ। आपने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करके बहुत जुल्म किया था मुझ पर। मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मैं उसको कभी दिल से कबूल ही नहीं कर सकती थी। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया था, मगर मैं अपनी सारी उम्र ऐसे तो नहीं बिता सकती थी। मेरे आशिक मोहन ने मुझसे कहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम करवा लो, इस शादी का फायदा उठाओ। फिर जैसे जैसे मोहन मुझसे कहता गया वैसे वैसे मैं करती गई। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप से ऐसे निशान बना लिया करो जैसे संतोष तुम पर जुल्म करता हो। मैंने उसकी यह बात मान ली। यह चीज़ मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई थी। आप मुझे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। खैर, संतोष को तो मैंने शादी की पहली रात ही डरा दिया था। वह मुझसे दूर दूर रहता था। उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मुझसे बात कर ले। खैर, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी। आपने जायदाद आज मेरे नाम लगवा दी, आपका शुक्रिया। अब मैं मोहन के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार लूंगी। ये खत पढ़कर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैंने कल रात को अनामिका को संतोष के कमरे में देखा था। वह चेहरे पर मेकअप से निशान बना रही थी। मैं उसकी हकीकत जान गई थी, मगर अपने पोते की वजह से खामोश हो गई थी। मगर पोता तो कहीं था ही नहीं, वह तो झूठ था। अनामिका ने हम सबको नाश्ते में नींद की दवा मिलाकर दी थी। जब हम सब सो गए तो उसने आराम से अपनी कार्रवाई कर ली थी। कौशल कहने लगा, मम्मी, आपको शादी की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं बोली, निशी ने मुझे बताया था कि संतोष ने पीहू की गुड़िया को पकड़कर उससे कहा था कि ये मेरी दुल्हन है। निशी डर गई थी कि इस तरह मेरी बच्ची के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए निशी ने मुझसे कहा कि वह घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे जाने से रोक दिया था और सोच लिया कि संतोष के लिए दुल्हन लेकर आऊंगी। कौशल कहने लगा, मम्मी, ऐसे हालात में संतोष के लिए दुल्हन नहीं बल्कि गुड़िया लानी चाहिए थी। आपने बहुत गलत किया। मैं खामोश हो गई थी। संतोष का हिस्सा तो अनामिका ले उड़ी थी। अब मैं और संतोष कौशल पर बोझ बन गए थे, मगर वह हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा था। उसने हम दोनों को सर आंखों पर बिठा रखा था। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना की होती। एक गैर लड़की से तो बेहतर था कि कौशल ही जायदाद पर ऐश करता। मैं आज अपने किए पर बहुत पछता रही थी।
अनामिका के चेहरे की मासूमियत को देखकर लगता ही नहीं था कि वह इतनी शातिर दिमाग की निकलेगी। दोस्तों, क्या मैंने संतोष की शादी करके गलत किया था? क्या मैंने अनामिका पर भरोसा करके गलत किया था? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।